Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Rabab. इससे पहले आप मेरी कुछ वीडियोस देख चुके होंगे रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज थे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमांड एक्सेट्रा. तो आज की जो वीडियो है डेट स्पेसिफिकली लाइक समरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो समरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ओवरऑल अगर हम जनरलाइज फॉर्म में मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखें तो वो आज की वीडियो में आपको मिलेंगे. Specifically for my own students, लेकिन of course if you are at college level या school levels, A levels या कोई भी अगर आपके कुछ concepts macroeconomics या summarized form में आप देखना चाहते हैं what is macroeconomics all about, तो वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे जाएंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. जैसा साइंस ऑफ भी कहा जाता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन इन सब चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स कह रही हैं. और उसमें ऑफ कोर्स बेसिकली अगर आप इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपकी हो रही हैं दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स. जब इनको हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो वी से दैट इट इज माइक्रो, एंड जब हम इसको कंट्री लेवल पे एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो दैट इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जैसा कि अभी हमने बात की कि माइक्रो मैक्रो माइक्रो आप इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं और मैक्रो आप कंट्री लेवल पे देख रहे हैं. तो किसी भी कंट्री के क्या गोल्स होंगे. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो आपके पास गोल्स हैं. गोल्स क्या है? लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. गोल्स को थोड़ा सा पहले देख लें कि जिस तरह हमने इन्फ्लेशन की बात की तो लोगों को आइडिया भी होगा. अगर बिल्कुल अगर अपने जो भी आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था आपको इन्फ्लेशन का पता है. इन्फ्लेशन वैसे भी लेमैन में भी जो भी अगर आप बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या है तो उनको भी पता होता है कि इन्फ्लेशन जनरल राइज इन द प्राइस एवर प्राइसेस इंक्रीज हो जाना इन्फ्लेशन है व्हिच इज कंसिडर्ड पेनफुल फॉर द इकोनॉमी. सारी बात है लोगों की आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रही चीज़ों को तो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड. और लोगों के लिए भी जो गोल्स है वो ये कंट्री सेट करेगी कि उसके पास इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर इफ यू आर अब अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस रेफरेंस से देखते हैं अनएम्प्लॉयड किसको हम कहते हैं तो थोड़ा सा वो मैं आगे अपनी स्लाइड्स पे डिस्कस करूंगी कि हम किस करेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास आप स्किल्ड हैं एजुकेटेड हैं सो वट एवर यू बेसिकली इफ यू वांट टू डू द वर्क और आपको पास जॉब नहीं है then that is considered as unemployment. तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फोर्स कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है और आपकी कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री. तो ये जो गोल सेट हुए हैं इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ of course is good for a country. Economic growth में के साथ साथ आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि what is the difference between the economic growth and economic development. Then we have a framework. जैसे यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंटीग्रेट डिमांड एंड इंटीग्रेट सप्लाई की. एग्रीगेट डिमांड इंटीग्रेट सप्लाई मॉडल है और उस गोल्स को अचीव करने के लिए we have the different models and then we have different policies like the monetary policy and the fiscal policy. Monetary policy जैसे इसके नाम से है कि when you deal with the central bank deals with the money supply. जो आप न्यूज में देख रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट हाई हो गया लो हो गए और क्यों हो गया थोड़ा बहुत आज उसकी डिस्कशन में जाएंगे और नॉट इन मच डिटेल. लेकिन जो इंडिविजुअल इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस हैं वो मैं बनाऊंगी जिसमें स्पेसिफिकली व्हाट इज जो टॉपिक्स है उनको कवर किया जाएगा अलग अलग. लेकिन आज एक समरी के तौर पे जनरलाइज फॉर्म में हम आज इसको थोड़ा बहुत टच करेंगे. यू कैन से अ लिटिल बिट अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड अबाउट समथिंग. तो मॉनेटरी में हम मनी सप्लाई को देख रहे हैं और फिस्कल में हम आपकी गवर्नमेंट की साइड से जो भी चेंजेस आ रही है जो भी आपके टैक्सेस को कंट्रोल किया जाए तो वो हम फिस्कल साइड पे फिस्कल पॉलिसी में देखते हैं. तो बेसिकली दिस इज द होल मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव जिसको अगर हम बहुत एक समराइज फॉर्म में देखें कि आपके गोल्स हैं यू हैव टू अचीव दोस गोल्स किस तरह करने हैं आपके पास मॉडल है किस तरह करेंगे थ्रू सर्टेन पॉलिसीज क्या हैं वो थोड़ा सा ब्रीफली आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे. भी जैसा कि मैंने इनिशियली बात की कि अगर हमारे पास जो है कि जो गोल्स हैं वो आपके पास है कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए डेवलपमेंट होनी चाहिए. तो जब हम इन चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं तो वन टर्म जो आप सुनते भी बहुत ज़्यादा है हम नेशनल इनकम को मेजर करने के देयर डिफरेंट वेज. ठीक है जिसमें से एक हम अगर देखें तो जीडीपी है जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. डिटेल अबाउट द जीडीपी वीडियो में हम एक जो स्पेसिफिक वीडियो जीडीपी से रिलेटेड में बनाऊंगी उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे कि जीडीपी क्या है जीडीपी डिफ्लेटर और उसमें कैसे हम उसको मेजर करते हैं जीडीपी को हम कैसे मेजर करते हैं. लेकिन अभी एक जनरलाइज फॉर्म एक थोड़ा शॉर्ट करके उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी ये जीडीपी है क्या. सो बेसिकली इंटरप्रिटेशन आप समझ गए. तो जीडीपी और जीएनपी में अगर हम एक डिफरेंस देखें जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस डोमेस्टिकली इन योर कंट्री
اور جی این پی ہم کیا نہیں گراس نیشنل پروڈکٹ. گراس نیشنل پروڈکٹ میں اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھے کہ اگر آپ کا کوئی نیشنل جو کوئی پاکستانی ہے اور وہ اگر باہر کام کرے تو دیٹ انکم ول بی انکلوڈیڈ ان دا جی این پی بٹ ناٹ ان دا جی ڈی پی. یعنی جی ڈی پی میں صرف ہم ڈومیسٹکلی پروڈکشن کو کر رہے ہیں. کوئی فارن فرم آپ کی ادھر کام کر رہی ہے تو اس کا جو پروفٹ ہے اس کو آپ جی ڈی پی میں, کیونکہ وہ ڈومیسٹکلی جو بھی ڈومیسٹکلی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو جی ڈی پی کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو کنزمپشن, انویسٹمنٹ, گورنمنٹ پرچیزز, نیٹ ایکسپورٹ, یہ سارا جی ڈی پی میں آ جاتا ہے. لیکن وہی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسپیسیفکلی اس کو جو ٹرمس کو بھی ہم دیکھیں گے, لیکن ایک جنرلائز فارم میں اگر ہم دیکھیں, جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ میکرو اکنامکس ہے کہ اوور آل پرسپیکٹو کیا ہے کہ ہمارے پاس گروتھ ہونی چاہیے, تو کیا جی ڈی پی اگر ہم اس کو دیکھیں دیر از اے گڈ میئر آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ناٹ. تو آف کورس اس کے پہ بھی ڈفرینٹ ایک آپ کے پاس ویوز ہیں. اور اگر آپ نارملی کسی کو دیکھیں, اگر آپ کسی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی بہت ہائی, ایک مان ایک عام بندے سے اگر آپ کہیں کہ جی ڈی پی بہت ہائی, از ناٹ کنسرن ود دیٹ کہ جی ڈی پی کتنا ہائی ہے. اس کے لیے بیسک کیا چیز ہے کہ اس کی ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہیں, ایجوکیشن ہے, پیسے مل رہے ہیں, ایک جاب ہے جس سے وہ کچھ اپنے فیملی کو کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ کی جو پروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے ٹوورڈز دی فیسلٹیز تو اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہیں گے. تبھی ہم موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیولپنگ نیشنز, اور یہ کیونکہ جہاں پہ آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن جو بیسک ہے جو آپ کی ایک اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے, تو اگر آپ کے پاس پروڈکشن ہے تو وہ پروڈکشن پھر ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ ٹیکسز جو بھی اس کے تھرو ہم بات کرتے ہیں. لیکن اوور آل جب ہم اس کی جی ڈی پی کو دیکھ رہے تھے تو ابھی جو میں نے انیشلی بات کی تھی اس کو اسی کے فریم ورک پہ میں بس آج رہوں گی ویڈیو میں کہ ہمارے پاس کچھ گولز ہیں ایک کنٹری لیول پہ جو ہر کنٹری کے گولز ہوتے ہیں, دیٹ از میکرو اکنامکس. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے we have certain models and then we have certain policies through which we implement those goals. تو اب ہم اگر دیکھیں تو بیسکلی اگر آپ کے پاس پروڈکشن جی ڈی پی ہائی ہے لیکن اگر آپ کے پاس انیکوالٹی ہے ان یور کنٹری, یا اگر آپ کے پاس اور چیزیں ہیں تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ میجر نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر. یعنی جی ڈی پی میں بہت سی چیزیں انکلوڈیڈ نہیں ہوتی, جس طرح اگر آپ کے پاس جو ہم اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس میں اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح اگر آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اگر جو اس کی انوائرمنٹل پرابلمس ہیں, انوائرمنٹل کلین نہیں ہے, تو اگر آپ کی ایک ہائی جی ڈی پی جو ہے وہ اس کو انکارپوریٹ نہیں کر رہی, تو دیٹ از بیسکلی وہ چیزیں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی میں بہت چیزیں جو ہوتی ہیں انکلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے ویری گڈ میئر آف اسٹینڈرڈ. لیکن آف کورس پروڈکشن تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں, پروڈکشن از نیسیسری, آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے پروڈکشن, اگر وہ پروڈکشن کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ٹوورڈز اے ڈیولپمنٹ سائٹ, آپ کی اسٹیٹ کر سکتی ہے اس کو, then that is of course آپ کی high GDP would be considered good for your country. اسی طرح اگر آپ انمپلائمنٹ کی بات کریں تو جو اسپیسیفک میری ویڈیو ہوگی انمپلائمنٹ کی, تو اس میں تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہم کس کو انمپلائڈ کہہ رہے ہیں, کس کو ہم لیبر فورس میں انکلوڈ کریں, کس کو ہم نہیں کریں. لیکن ایک جنرل فارم میں ایک آج جب میں بات کروں گی دیٹ از, جیسے ہم نے گولز بتائی کہ ہم آپ کے پاس لو انمپلائمنٹ ہونی چاہیے, وچ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس انمپلائمنٹ ہم کس کو کہہ رہی ہیں. انمپلائمنٹ میں بیسکلی ہمارے پاس اسٹرکچرل انمپلائمنٹ آ جاتی ہے, فریکشنل انمپلائمنٹ آ جاتی ہے, سائیکلیکل انمپلائمنٹ آ جاتی ہے. ایک نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ جو بھی میں ڈسکس کروں گی اگلی سلائڈس میں, جس کو ہم پوٹینشیل جی ڈی پی کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ, اس میں فریکشنل یا ہم اسٹرکچر کو انکلوڈ کرتے ہیں. اب آپ کی نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ یعنی آپ فل امپلائمنٹ لیول پہ بھی دے بھی سرٹن لیول آف انمپلائمنٹ, آپ کی انمپلائمنٹ زیرو نہیں ہے. یعنی کچھ نیچرل ریٹ آف انمپلائمنٹ فریکشنل کی ہوئی, کیونکہ کبھی کبھی آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک جاب سے دوسری جاب میں سوئچ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی انمپلائمنٹ یعنی فریکشنل یا کوئی سی اسٹرکچر کے چینج ہونے کی وجہ سے کوئی چیز, تو اس کی وجہ سے اگر کوئی انمپلائمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے تو دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز این پینفل فار این اکانومی, کیونکہ وہ تو ہے ادھر. ہاں جو سائیکلیکل انمپلائمنٹ ہے دیٹ از بیکاز آف دا بزنس سائیکلس, یعنی آپ کی اکانومی میں اگر ریسیشن ہے یا آپ کی اکانومی میں وہ اس کی وجہ سے جو انمپلائمنٹ ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ کیسے انمپلائمنٹ کو لو کر سکتے ہیں. تو بیسکلی ہم اس انمپلائمنٹ کی بھی آج بات کریں گے جب ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی فیکٹر کی بات کریں گے. سو انمپلائمنٹ میں وہی, اگر آپ if you are willing to work and you don't find a job then of course you are considered unemployed. لیکن if you are not willing to work, ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے, اگر آپ willing ہیں کام کے لیے اور آپ کو نہیں مل رہا, then that is unemployed. But if you are not willing to work تو ہم اس بندے کو unemployed consider نہیں کرتے. اور مطلب in another sense if you are looking for a job, ٹھیک ہے, if you are not eagerly looking for a job then you are not unemployed because you are not willing to do the job.
लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो और आपको रिसोर्सेज नहीं है, आप स्किल्ड है और आप ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रही, देन यू आर कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। और उसमें ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास ओवरऑल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी से जनरेट होती है कि आपके पास अगर ऑफ कोर्स आप एम्प्लॉयड है तो आप जो इनकम है उससे आपकी और आप चीजें ले रही है, तो जो गुड्स बन रही है और वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइकिल चलता चला जाता है, तो वो अगर फोर्स और आपके पास अगर नहीं है एम्प्लॉयमेंट और जो भी, और कभी कभी जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वगैरह वो भी चीजें बुरी होती हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको कुछ अमाउंट मिले, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि आपको कुछ अमाउंट मिल रही होगी जिसमें आप अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। सो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम। तो जो हम गोल्स की बात कर रहे थे इनिशियल ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दैट कि वो हमारे पास कुछ गोल्स हैं और उनमें इन्फ्लेशन लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड फिर हम अब बात करेंगे कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू विच मॉडल्स। जैसे मैंने आपको पहले इनिशियली बताया कि हमारे कुछ गोल्स, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक कुछ गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए भी आप सर्टेन मॉडल जैसे अगर भी मैं बात करूँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल की डिटेल अबाउट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, जो एक स्पेसिफिक वीडियो होगी एग्रीगेट डिमांड उसमें आपको मिलेगी। अभी एक ब्रीफली मैं डिस्कस कर रही हूँ कि एग्रीगेट हम कैसे एक गोल से मॉडल की तरफ आ रहे हैं, व्हाट अबाउट द पॉलिसीज। सो आपकी एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, एक केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट। जो इनिशियल इकोनॉमिस्ट शुरू में थे जिन्होंने कहा कि सप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, कि सप्लाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो व्यू था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। इसी तरह केन्स का जो व्यू था, केन्स जो इकोनॉमिस्ट है उनका भी जो व्यू था दैट वाज कि डिमांड इज मोर इफेक्टिव, कि अगर आपने कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए डिमांड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल उसको उन दोनों के व्यूज को देखें तो बहुत आर इम्पोर्टेंट, सप्लाई भी इम्पोर्टेंट है, डिमांड भी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वी जस्ट नो अबाउट इट कि अगर आपके गेन्स जो है वो अगर हम शॉर्ट रन में देखें उसके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव है उनका व्यू, लॉन्ग रन में आपका क्लासिकल्स का व्यू ज्यादा इफेक्टिव है। अब क्लासिकल्स को जो क्लासिकल का व्यू जो मैंने आपको एक सिंपल वे में बताया कि जिस तरह sales laws are that say the supply creates its own demand, अगर सप्लाई है तो क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स, आप सप्लाई साइड पे फोकस करें तो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन केस के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं होता। और उन्होंने देखा कि अब आपके इनिशियली जो डिप्रेशन के फेजेस इकोनॉमी में आए तो वो रिजॉल्व नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि आपकी, वरना अगर आप प्रोड्यूस करेंगे डिमांड नहीं है तो कोर्स ओवर प्रोडक्शन में चीजें चली रहेंगी। तो जो सप्लाई जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को अभी जो न्यू इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं तो फिर हम उनको न्यू क्लासिकल्स कह रहे हैं। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहिए थी कि इन क्लासिकल्स का जैसे हम करें स्पेसिफिकली मेकिंग द वीडियो फॉर माय स्टूडेंट्स एक समराइज फॉर्म में, तो जिनको आइडिया भी है, लेकिन अगर आपको वैसे भी ओवरऑल में उसमें पिक्चर आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हम फिगर से समझ रहे हैं जो आपके लिए इनिशियली, अगर आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट मॉडल में केजियन क्लासिकल को समझना चाहते हैं तो दिस इज द फिगर, दिस इज द ग्राफ, अगर आप इसको समझ आएंगे तो आपके लिए सारी डेवलप हो जाएगी। अब केजियन का है आपको डिमांड और उनकी सप्लाई से इम्पोर्टेंट है। अब ये यहाँ पे डिफरेंट जोन्स मेंशन है, लॉन्ग इंटीग्रेट सप्लाई कर्व एक स्ट्रेट लाइन है जिसको पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं। व्हाट इज नॉट पोटेंशियल जीडीपी? जीडीपी जिसे मैंने डिस्क्राइब किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। पोटेंशियली व्हाटएवर द अवेलेबल रिसोर्सेज यू हैव इन योर कंट्री, वो आप जो प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज योर पोटेंशियल, उसको हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। अब पोटेंशियल जीडीपी लाइन या इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन भी कहते हैं, जिसके ऊपर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया देयर इज अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब क्या है, जैसे मैंने कहा था फ्रिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है। तो बेसिकली अगर आप ढूंढ रहे हैं जॉब ये तो वो होगी, थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करेगी, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर योर इकोनॉमी। लेकिन अगर आप इस जीडीपी लाइन से, दिस इज योर जीडीपी, अगर आप इससे दूर हैं जिससे हम केंद्रीय जोन में है तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है। रिसेशन से इकोनॉमी को अगर आप अकॉर्डिंग टू केस आप एग्रीगेट डिमांड पर जो कर्व हम देख रहे हैं विच इज एन एक्टिव स्लोप, तो वो आप बढ़ाएंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, किसी भी थ्रू से आप एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करेंगे तो आप अपने रिसेशन से निकलेंगे। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप केंसियन जोन में हैं तो प्राइसेस का इंक्रीज होना इन्फ्लेशन नहीं है, इकोनॉमी के लिए पेनफुल नहीं है वो प्राइसेस का, बिकॉज यू हैव कैपेसिटी इन योर इकोनॉमी। और फिर आप अगर इस लाइन के ऊपर न्यू क्लासिकल जोन में आ जाते हैं, अब एग्रीगेट डिमांड जो है अगर आप बढ़ाएंगे दैट विल कॉज इन्फ्लेशन। डिमांड इन्फ्लेशन की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। वन आपके जिसमें डिमांड पर इन्फ्लेशन कहते हैं जो डिमांड की वजह से है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं आपके कॉस्ट ज्यादा हो रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसकी वजह से अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रही है तो दैट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
So overall इस पिक्चर में हम ये डिसाइड करें कि आपके पास टू जो डिफरेंट जोन्स हैं वो क्या है, और अब हम पॉलिसीज पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करूंगी कि हमें ये जो बात करें कि यू हैव जैसे वन ऑफ द मैक्रोइकॉनॉमिक जस्टिफिकेशन कि आपकी फॉर इन्फ्लेशन ये है वो केन्सियन जोन में है, तो आप पोटेंशियल कि आपके पास कैपेसिटी इकोनॉमी में, तो अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना दैट इंक्रीज इन द डिमांड विल नॉट इंक्रीज योर प्राइसेस एंड विल नॉट कॉज इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी आपके पास कैपेसिटी है इन द इकोनॉमी। और सेकेंडली जब हम ये कि डिमांड कैसे बढ़ेगा थ्रू फिस्कल और थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, वो दोनों के थ्रू होगा, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अगर आपके पास यू हैव गोल्स देन यू हैव द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, जिसमें हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट, तो फिलहाल मैं स्पेसिफिक मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी में जब आप टैक्स रूस्टर आपकी यूज कर रही है टू शिफ्ट योर एग्रीगेट डिमांड, दैट इज बेसिकली द फिस्कल पॉलिसी। और जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, द सेंट्रल बैंक जो होता है उसके पास कंट्रोल मनी सप्लाई को उसको कंट्रोल कर रहा है टू और उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो उसको हम कहेंगे दैट इज बेसिकली द मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर आपके पास एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं व्हिच आई विल एक्सप्लेन इन स्पेसिफिक स्लाइड व्हिच इज अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेजेस एंड एक्सपोर्ट्स, तो अगर आप किसी भी कंपोनेंट को इंक्रीज करेंगे तो आप एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, तो वो सप्लाई के इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम करेंगे तो अब वो कंपोनेंट जैसे कंजम्पशन है उसको आप टैक्सेस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगर आप टैक्स हाई कर रहे हैं तो कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज डिक्रीजिंग, तो आपका एग्रीगेट डिमांड पर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यही है कि आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन है कि आप कम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में भी आपकी यही है कि आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, और मनी सप्लाई को जब मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो आपका एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि विद इंक्रीज इन द मनी सप्लाई योर इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि लोन की सप्लाई, अगर आप सिर्फ लोन मार्केट में है लोन की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होंगे। व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट इज अगेन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच विल इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड, एंड फाइनली आपके प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। तो एक जो क्वांटिटी थ्योरी आपकी रिलेशन दी थी विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई हैव इंक्रीज इन द प्राइसेस, तो आपका एक्सपेंशन तभी जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है, आप मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी टेक्स्ट उठा लें, बाकी सब जो रिपोर्ट्स आ रही होती है, तो जब भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जब आप इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करेंगे, यानी यू आर increasing the interest rates is a policy rate जिसको हम कहते हैं, आप इंटरेस्ट रेट सेंटिमेंट बढ़ा रहे हैं पॉलिसी रेट, तो बेसिकली वो किस पे जा रहे हैं, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि विद एक परसेप्शन है कि विद इंक्रीज इन द मनी सप्लाई आपकी प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, कि वो इन्फ्लेशन कॉज करेगा। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे अगर आप देखिए तो आपको डिफरेंट जोन्स बताएंगे, तो डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंगली अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, यानी अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पे अप्लाई करें बट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, फिर आपके लिए वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट विल नॉट कॉज इन्फ्लेशन, क्योंकि वो आपका एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज होना ही आपका इन्फ्लेशन कॉज नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी इन योर इकोनॉमी। सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक के पास टूल्स है, दैट इज ओपन मार्केट रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंज इन द डिस्काउंट रेट, ब्रीफली करूंगी अभी। ओपन मार्केट इज द सेल एंड परचेज ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक आपके कमर्शियल बैंक के थ्रू जो कर रहा है, आपके जिसमें रेपो रिवर्स रेपो के नाम आ जाते हैं, लेकिन बेसिक जो अगर एक थीम आपको समझना है, जिस समय आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन की आपकी सेल एंड परचेज ऑफ द बॉन्ड्स हो रही है, अगर आप उसको बहुत बेसिक अगर सेंट्रल बैंक परचेज करेगा बॉन्ड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, अगर वो परचेज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मनी सप्लाई आपकी कुछ दे रहे हैं उनको पैसे, तो मनी सप्लाई आपकी जाएगी, आपके लोन्स बढ़ेंगे और उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। सो बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट, उसको बेसिक थीम में समझ सकते हैं। इसी तरह रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हर कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स रिजर्व्स में रखना होता है, क्यों, लिक्विडिटी पर्पस के लिए, अगर आपके पास कस्टमर आ जाते हैं यू मस्ट हैव समथिंग, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक के होती है, तो ओवरऑल सब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर वो आ रही होती है। तो अगर आप रिजर्व रिक्वायरमेंट में एक सर्टेन अमाउंट रख रहे हैं और बाकी अगर उसको आप चेंज करेंगे, अगर आप 10% से 12% कर देते हैं, तो इसका मतलब आपको ज्यादा पैसे रिजर्व में रखने और कम पैसे लोन में देने, तो ऑफकोर्स मनी सप्लाई में डिक्रीज। सो इस तरह ये टूल्स ऑपरेट करते हैं एंड दे
आप एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप देख रहे होते हैं. अब नाउ द क्वेश्चन इज अगेन द आर्गुमेंट जिसको हम भी किसी और उसमें भी डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपके पास की वेदर जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी कोविड के जो भी पीरियड उसमें इन्फ्लेशन क्या कंट्रोल हो गई थी उससे कॉन्ट्रैक्शनल आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से या नहीं. तो इन्फ्लेशन की भी आपको पता है कि डिफरेंट कॉजेज हैं. डिमांड साइड भी है, कॉस्ट डिमांड पर इन्फ्लेशन भी है, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन भी है. तो आप जो पॉलिसी उसमें इफेक्टिव है भी या नहीं, या अगर है तो हम उसको कैसे, जब मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट को हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीजें देख रहे होते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी के उसमें जब आप कोई स्टेटमेंट उठाएंगे तो जो पॉलिसी रेट का चेंज होना है वो कॉन्ट्रैक्चुअल करें, एक्सपेंशनरी करें. सो बेसिकली जो अभी आज इसका पर्पस था वो ये था कि आपको ये आइडिया देखने के गोल्स क्या है, डिफरेंस मॉडल, और इस मॉडल में जो आपके एग्रीमेंट डिमांड शिफ्ट हो रहे हैं वो पॉलिसीज की वजह से, पॉलिसीज की जनरल फ्रेमवर्क क्या है, मॉनेटरी है, फिस्कल है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रीफ रिव्यू के वो किस तरह आपके एग्री डिमांड को वो शिफ्ट करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वीडियो जिसमें जो स्पेसिफिक फॉर माय स्टूडेंट्स की सही बात है कि जिनकी डिटेल डिस्कशन जिनके साथ हो चुकी हुई है एक समरी फॉर्म में, कि कंक्लूजन ऑफ द थिंग्स, जिनको बैकग्राउंड चीज़ों का पता है, बट आई शेयर विद यू the detailed videos regarding each topic. लेकिन in the comment section you can also give your feedback regarding कि अगर आपको किसी particular field या particular topic के ऊपर video चाहिए तो जरूर I'll share with you, कोई भी माइक्रो से related या मैक्रो से related. So to conclude, जो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि हमारी गोल्स क्या है, ठीक है, जनरल क्या गोल्स है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी, उसके बाद हमारे पास क्या मॉडल आ जाते हैं, और उसके बाद हम किस तरह उसको किस पॉलिसीज के थ्रू, ऑफ कोर्स उनके अंदर बहुत ज्यादा और डिटेल चीजें हैं, एक्सचेंज रेट्स और चीजें, लेकिन एक ब्रीफ रिव्यू में कि जिसपे हम आज इस टॉपिक को हमने रखा है कि हमारे पास केन्सियन क्लासिकल्स पे रहे हैं, और मनी सप्लाई में हम कैसे उसको मॉनिटरी और उसको उसका बेसिक हम जब एक मैक्रोइकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखते हैं तो व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट. जो पहले हमने देखा था गोल्स हैं, मॉडल हैं, एंड देन द व्हाट आर द पॉलिसीज अबाउट. तो बाकी इंशाल्लाह आपसे डिटेल्ड जो वीडियोस हैं वो ऐसे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.